वीडियो जो है आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड है। इससे पहले की ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है और ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही वीडियोस है जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है। तो हम इसी बुक से जो है पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और रिसोर्सेज अवेलेबल भी नहीं है। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम ऑब्वियसली एसएल की बुक से ही जो है पढ़ना बेटर समझेंगे। और मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा, आप इसी बुक से पढ़िए ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकें। तो चैप्टर का नाम आपका चैप्टर 4 जो है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनी, डॉर्मेट कंपनी, एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट एंड इलीगल एसोसिएशन। ये टाइप्स ऑफ कंपनी है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। और वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि मैं क्या पता एक साथ 2-3 चैप्टर करा दूं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो अगर हम इसमें बढ़ें, क्योंकि हम अपने मेन मुद्दे पे ही आते हैं जहाँ पे आपका जो है मेन चीज़ है। तो देखिए यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। एक को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी एंड एक एसोसिएट कंपनी। तो इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इसको एक बार रीड आउट जरूर करना है। तो होल्डिंग कंपनी होता क्या है, तो कह रहा है सेक्शन 2 पॉजेस 46 इंडियन कंपनी एक्ट, होल्डिंग कंपनी इन अ रिलेशन ऑफ वन एंड मोर अदर कंपनीज मीन company which such a company are subsidiary company and company which hold control another company। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एज अ होल्ड करती है या उनको कंट्रोल करती है तो ऐसे कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जो कंपनी दूसरे कंपनी की बात मानती है, अच्छा सपोज़ करिए मैं ऐसे कह सकता हूँ, दो कंपनी है ए और बी। बी कंपनी घाटे में जा रही थी तो ए ने क्या किया, बी के शेयर्स को ख़रीद लिया। तो बी की कंपनी को ख़रीदने के बाद इसका मतलब है ए एज अ होल्डिंग शेयर हो गया किसका, बी का। तो ए जो है होल्डिंग कंपनी हो गया जो बी को संभाले रखा है, और बी जो है सब्सिडी कंपनी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। तो वही लिखा है इसमें। तो कह रहा है द कंपनी कॉल्ड होल्डिंग कंपनी इफ पर्टिकुलर कंपनी होल्ड ओन एटलीस्ट 50% कंपनीज एंड अथॉरिटी, 50% में डिसीजन है वो उनका चल सके। क्योंकि अगर आप 50% से कम खरीदोगे शेयर तो फिर आपका थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि आपको जो है कम से कम 50% तो शेयर खरीदने पड़ेंगे। कम से कम 50, उससे ज़्यादा आप खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है पॉइंट्स आपका। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, द टर्म्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेशन डिफाइंड ऑफ दिस इंक्लूड द कंटेंट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फॉरेन कंपनी, इटीसी। तो ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट में हैं। एंड कॉर्पोरेशन ऑल्सो इंक्लूड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चाहे वो आपका प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। हम कहते हैं ना कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, इट्स मीन एज अ नॉर्मली जो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइंड है वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाते हैं। बट इसका कोई आपको इतना ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट है सब्सिडी कंपनी, अभी मैं बात कर रहा था उसी के बारे में। कह रहा है सब्सिडी कंपनी द रिलेशन एनी अदर, ठीक है ना, एनी अदर होल्डिंग कंपनी। मैंने अभी आपको बात किया कि अगर ए ने बी की कंपनी को ख़रीद लिया है तो ए जो है होल्डिंग कंपनी हो गया और बी जो है सब्सिडी कंपनी हो, क्योंकि सब्सिडी कंपनी को हेल्प कौन करेगा, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। और उसमें जो भी कंट्रोल वगैरह है वो किसका होगा, होल्डिंग कंपनी का होगा। तो यहाँ पर लिखा है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कहने का मतलब ऐसी कंपनी जिसमें सारा कंट्रोल, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का किसके पास हो, होल्डिंग कंपनी के पास, एंड एक्सेस कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग, टोटल वोटिंग का हाफ जो है उसके पास हो।
और भी चीज़ें इसमें मेंशन है, कंपनी कंट्रोल कंपोजिशन बोर्ड ऑफ मीटिंग, इफ़ कंपनी कंट्रोल द मेजॉरिटी of the board of director another company, the composition of another board of director shall deem to be control। obviously अगर दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ मीटिंग में आपका वोटिंग 50% से ज़्यादा है तो आप ही की सुनी जाएगी और आप ही उस तरीके से, आप ऐसा देखिए रिलायंस में अगर अंबानी के 50% से ज़्यादा शेयर है तो लोग उनकी सुनते हैं क्योंकि उसके शेयर ज़्यादा है, तो इसीलिए इसमें भी वही बोल रहा है। तो ये यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी ए कंसिस्ट 7 डायरेक्टर एंड अनदर कंपनी बी विच हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर डीम टू होल्डिंग। तो आगे कह रहा है कंपनी ऑफ द फॉर्मर यानी कंपनी ए विच कॉल्ड द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो जो पहले की कंपनी है वो कंपनी क्या कहलाएगी, आपकी सब्सिडरी कंपनी। कैसे सब्सिडरी कंपनी, कि द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 7 एनी अदर बी कंपनी विच हैज़ अथॉरिटी अपॉइंट 4 डायरेक्टर। देख रहे हो, बी कंपनी को अथॉरिटी है कि 4 डायरेक्टर को, और ए की कितनी है, 3 है, तो किसकी सुनी जाएगी, ओबियसली बी कंपनी की। तो इसीलिए कंपनी जो है ए को क्या कहा जाएगा, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर, कहीं ना कहीं आपका जो है कंट्रोल किसका होता है, होल्डिंग कंपनी का ही कंट्रोल होगा मेजॉरिटी ऑफ शेयर में। हो सकता है कि सब्सिडी ऑफ अनदर सब्सिडी भी हो, जैसे अगर ए बी का होल्डिंग है तो क्या पता ए के ऊपर भी कोई हो, ठीक है, और क्या पता ए के ऊपर डी हो तो डी के ऊपर भी सी हो, इस तरीके से हो सकता है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर, आप पढ़ेंगे तो कंपनी बी सब्सिडी कंपनी ए एंड कंपनी सी इज सब्सिडी कंपनी ऑफ बी एंड सी एंड डी इज सब्सिडी कंपनी company D is subsidiary C, then the case of company A is a holding company of all 3 companies B, C and D। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कंपनी B इज अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी A, A की सब्सिडियरी कौन है, B, ठीक है, तो B सब्सिडियरी कंपनी होगी और उसकी सब्सिडी है C, उसकी सब्सिडी है D, तो इसका मतलब कंपनी A जो है वो तीनों कंपनी पे जो है होल्डिंग एज अ रहेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ें आपने यहाँ से नोट भी कर लेना है जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आप एक बार पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके समझ में आएगा, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू बना रहा हूँ। और अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप 1.5 पे आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब ऑप्शन आपके इसमें है ही है। Associate company, according to Indian Company Act 2013, associate company's relation to another company mean a company in which that other company has a significant influence, which is not the subsidiary company of the company having such a influence या including joint venture company। हम कह सकते हैं तो कि यहाँ पर जो है इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एसोसिएशन इज रिलेशन ऑफ अनदर कंपनी, यानी दो कंपनी मिलकर काम कर रही है, कोई इसमें सब्सिडी नहीं है, कोई इसमें होल्डिंग नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन अ बिजनेस डिसीजन अंडर द अरेंजमेंट। अब 20% जिनके शेयर हैं किसी कंपनी में, वो चाहता है कि उसका कंट्रोल होगा कंपनी में, नहीं, लेकिन हाँ वो डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी आप जो है ओपन करते हो, वो सारे जो है एज अ एसोसिएशन कंपनी में होंगे। तो एसोसिएशन कंपनी का होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का मतलब नहीं होता है कि एसोसिएशन कंपनी यानी कि सब्सिडी और होल्डिंग, नहीं, इसमें कहने का मतलब है कि इसमें रिलेशन तो है दो कंपनी के बीच, ठीक है ना, लेकिन किसके रिगार्डिंग, एज अ कोई वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, चाहे हम ये कह रखा है कि 20 एटलीस्ट कम से कम 20% शेयर होना चाहिए उसमें, और उसका तो एज अ जस्ट 20% है तो उसकी बात तो नहीं सुनी जाएगी, लेकिन हाँ वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी। और जॉइंट वेंचर का मतलब ही होता है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हो लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और दूसरे कंपनी के पास रिसोर्सेज है, तो दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तब आप और वो कंपनी दोनों अलग हो जाएंगे, और तब तक जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है दोनों मिलकर काम करेंगे, इसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी जो मैं आपको समझा। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट देखेंगे इसमें यहाँ लिखा है आप एग्जांपल में, इफ़ कंपनी ए होल्ड 23% शेयर ऑफ बी, देन कंपनी बी इज़ अ एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी ए, नॉट अ सब्सिडी कंपनी। ए ने अगर 23% शेयर कंपनी के बी के होल्ड कर रखे हैं तो इसका मतलब है वो ये एसोसिएट कंपनी है, ना कि होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी। अगला जो टाइप ऑफ कंपनी में था गवर्नमेंट कंपनी, नाम से पता चल रहा है गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट कम से कम 51% शेयर किसके होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या एनी स्टेट गवर्नमेंट के हों, ठीक है, या दोनों मिलकर हों, लेकिन 51% होने चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरप्राइज इन इंडिया ऑल्सो इंक्लूड द डेफिनेशन, ठीक है। तो PSU जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सारी कंपनी जो है इसके अंदर डिफाइन करती है। तो कहने का मतलब अगर 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो वो गई आपकी कौन सी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसमें 51% शेयर प्राइवेट का होता है वो प्राइवेट कंपनी। अगले हम पढ़ेंगे अगला उस टॉपिक, उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब सब्सिडी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वुड आल्सो कैटेगराइज एज अ गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड द गवर्नमेंट कंपनी एंड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी जैसे की बात है भाई, अगर आपके 50% शेयर है तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं ना उन सब चीज़ों पे। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि जिसके 51% शेयर है वो कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल मोर ऑफ हाफ टोटल वोटिंग राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंड म्यूनसिपल एंड अदर लोकल अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विच आर द गवर्नमेंट बॉडी होल्ड द शेयर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर पर्पस। ये कंसिडरेशन पर्पस से नहीं है, ये सारी चीज़ें होल्डिंग के पर्पस से तो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो म्यूनसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, विच आर गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है ना, इसको हम कंसिडरेशन वाला नहीं मानेंगे, ये गवर्नमेंट की बॉडी है सर। अब क्या है इसमें कुछ एग्जांपल दे रखा है गवर्नमेंट कंपनी का, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो गया। इसमें पब्लिक कंपनी क्यों, मतलब गवर्नमेंट कंपनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 51% से ज़्यादा शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के, इसीलिए इसे जो है एज अ गवर्नमेंट कंपनी के अंदर रखा गया है। अब इनकी एनुअल रिपोर्ट की बात करें कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी क्या है, तो कह रहा है एनुअल रिपोर्ट टू बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है ना। यानी पार्लियामेंट से पहले ही एनुअल रिपोर्ट जो है तैयार किया जाता है ताकि फिर उसको जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सके। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट प्रेजेंट करते हैं वैसे ही इसमें। ठीक है, यहाँ लिखा भी है आफ्टर प्रिपरेशन रिपोर्ट इज़ लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो फिर दोनों हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में जो है इसे कॉपी जो है भेज दी जाती है ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड कमेंट अपॉन सप्लीमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके थ्रू जो है, क्योंकि यही जो है एज अ नॉर्मली रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने के लिए CA होना चाहिए, तो कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सारी चीज़ों को एज अ हैंडल करते हैं, ठीक है। आप इसे एक बार रीड आउट कर लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट, तो 180 क्या लिखा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 फ्रॉम द कमिसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर be appointed या reappointed by the Comptroller and Auditor General of India. Such a auditor shall hold office till the conclusion next annual general meeting. ठीक है, यानी जितने दिनों के लिए इन्होंने रखा हुआ है, मान के चलते हैं कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले ही जो है ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले इन्हीं के लिए। अगर उन्हें रीअपॉइंट करना होगा तो रीअपॉइंट भी कर लेंगे। तो कह रहा है within said period of Comptroller and Auditor General of India does not appoint auditor within the next 30 days board of director company shall appoint such auditor। साफ बोल दिया है कि कंपनी को जो डायरेक्टर्स हैं 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपॉइंट करना होगा कि कौन होगा।
सारी कहानी पढ़ी हुई है, एक बार आप पढ़िए, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें मुझे आपको बताना पड़े। और जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में कराने लगा, इसमें सारी चीज़ें पढ़ाने लगा, सिर्फ इसमें मेन मेन पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी हेडिंग से ही एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। फिर कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है वो ऑडिटर जो है सारी चीज़ें करने के बाद वो ऑडिटर जनरल यानी CAG के पास जो है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में CAG बोलते हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। और उसके बाद जब ऑडिटर इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके उनकी जो कॉपी है वो CAG के पास भेज देता है, तो फिर उसका जो राइट होता है सप्लीमेंट, वो सारे जो है पार्लियामेंट में जो है इसके थ्रू भेज दिया जाता है, ठीक है। सर्टेन प्रोविज़न कंपनी एक्ट नॉट टू अप्लाई, कुछ चीज़ें हैं जिसमें कह रहा है कि कुछ प्रोविज़न जो है कंपनी एक्ट के अप्लाई नहीं होते। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा द सेंट्रल गवर्नमेंट में be notification in official gazette direct that any of provision of the company as specify the notification shall not apply to government company and shall apply to government company with the exceptional modification and adaptation and specify in the notification। तो कहने का मतलब है कि ऑफिशियल गैजेट जो होते हैं डायरेक्ट दैट एनी प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट स्पेसिफाई नोटिफिकेशन, जो है कंपनी एक्ट में तो ये कहीं भी अप्लाई नहीं हो, तो ये सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना ज़्यादा वो नहीं है। ये सारी चीज़ें लिखा है कि एवरी नोटिफिकेशन ऑफ कॉपी प्रपोज शैल मेंशन ड्राफ्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन 30 days एंड कंपोजेस 2 and more successive सेशन ए बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब ये सेशन चल रहे होंगे, अभी देखिए मानसून सेशन आने वाला है और इस पर जो चर्चा हो रही है, तो वो उसी में ही जो है ये अपनी जो कॉपी वगैरह एज अ सप्लीमेंट करेंगे, प्रपोज करेंगे और उसी पे जो है बहस चलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉरेन कंपनीज। व्हाट इज़ द फॉरेन कंपनी, इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो कि फॉरेन कंपनी होती क्या है। तो कह रहा है अगर अंडर सेक्शन 242 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 फॉरेन कंपनी मीन एनी कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट या इनकॉरपोरेट आउटसाइड इंडिया विच प्लेस बिजनेस इन इंडिया। भाई उनका कंट्रोल जो है वो आउटसाइड इंडिया से है, ठीक है ना, और वो इस्टेब्लिश कहाँ है, इंडिया में है। जैसे आपने देखा है अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट, अब इनका जो है हेड ऑफिस दूसरे कंट्री में, लेकिन उनका जो हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो कंपनी इस्टेब्लिश की है इंडिया में भी की है और अदर कंट्रीज़ में भी की होगी। तो फॉरेन कंपनी का मतलब ये होता है जो इंडियन कंपनी नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि फॉरेन कंपनी का भी कुछ ना कुछ रूल समझ में आपको आ जाए। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट फॉरेन कंपनी, तो कह रहा है सेक्शन 380 एंड 360 एंड सेक्शन 392 शैल अप्लाई ऑल द फॉरेन कंपनी said that the central government may order publish official gazette exempt any class of foreign company, specify the order from the provision and copy every shall order from the parliament both of the house। यहाँ पर भी सारे जो प्रोसीजर हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, वो भी एज अ पार्लियामेंट ऑफ हाउस के रिगार्डिंग नहीं होंगे। और फिर कह रहा है वेयर इज़ अ नॉट लेस देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल एंड इक्विटी प्रेफरेंस पार्शली and equity and partially preference of foreign company held by one and more citizen of India by one or more companies body corporate incorporate in India with a single aggregate. Such a company shall compel with act and prescribe with regard the business of carried on by in India and it the company incorporate in India। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है
where not less than 50% paid up share capital whether the equity और ये of foreign company held by one and more citizen of India। तो जो भी फॉरेन कंपनी होगी उसमें कम से कम 50% शेयर जो है वो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया का होना चाहिए। यानी कि अगर, क्योंकि देखो फॉरेन कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए होगा जो इसमें इन्वेस्ट करे, और उसको कहीं ना कहीं जो शेयर्स का हिस्सा मिलेगा वो 50% मिलेगा। वो बात अलग है कि कुछ हिस्सा इक्विटी का भी हो सकता है और कुछ हिस्सा एज अ प्रेफरेंस शेयर का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जो है यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन है फॉरेन कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है विद इन अ 30 डे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनी डिलीवर सब डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो हम कहते हैं MOA एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो है कह रहा है इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज देन सर्टिफाई द ट्रांसलेशन देयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज में आपकी जो है इंग्लिश ही रहेगी और कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करेंगे। रजिस्टर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी फुल एड्रेस रिक्वायर्ड। भाई देखो आपको पूरा एड्रेस वगैरह लिखवाना पड़ेगा, कहाँ है कहाँ नहीं, आपको डायरेक्टर बताने पड़ेंगे फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग कितना है, ठीक है। और डीम टू बी जो भी उसके एड्रेस है कंपनी इन इंडिया में कहाँ खोलना चाहते हैं वो, और पर्टिकुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्लेस ऑफ द बिजनेस अर्ली इन ओकेशन एंड ओकेशन ऑफ इंडिया, जो भी है ये सारी चीज़ें वैसी है, नॉर्मल सी है कि एक कंपनी को ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है मेंशन करनी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें देखे हैं। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी की बात करें तो कह रहा है कि एवरी फॉरेन कंपनी शैल इज एवरी कैलेंडर ईयर, यानी मेक आउट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट अकाउंट इन सच अ फॉर्म कंटेन पर्टिकुलर इंक्लूड हैविंग एनेक्स अटैच देयर सच अ डॉक्यूमेंट मेड प्रेस्क्राइब नीड टू कॉपी द रजिस्टर, ठीक है। एंड प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन डायरेक्ट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी क्लास इन द कंपनी। देख रहे हो यहाँ आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी। और यहाँ कहने का मतलब ये है कि एवरी कंपनी शेल इज एवरी कैलेंडर ईयर रिगार्डिंग जो है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेगी। उसके बाद इफ़ सच अ डॉक्यूमेंट इज मैंशन सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड आउट सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश में। अगर कोई और कंपनी और कंट्रीज़ के हैं जैसे जापान हो गया, चाइनीज़ कंपनीज हो गई, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको हिंदी सॉरी इंग्लिश में। तो उसके रिगार्डिंग ये बात कह रहा है। Display of name and foreign company. Every foreign company shall conspicuously exhibit on the outside of every office place where they carry on business India, name of the company and country in which incorporated, लेटर इजीली लाइजेबल इंग्लिश कैरेक्टर एंड दिस। यानी जो भी फॉरेन कंपनी है उनको कहा गया है कि आप अपनी बिजनेस के बाहर एक नेम प्लेट या चलता होता है ना डिजिटल टाइप का, उस पर आप अपनी कंपनी का नाम बहुत वैसे ही जो आप जो है ईजिली लैंग्वेज जो कि इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं उनमें होने चाहिए, ठीक है। जनरल यूज़ ऑफ लोकेलिटी विच द ऑफिस प्लेस एंड सिचुएटेड, इससे पता चल जाएगा कि ये एज अ कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है। आपके बिल हेड और पेपर लेटर पेपर पे भी जो है ऑल नोटिस ऑफिस सारे जो है कंपनीज के अकॉर्डिंग होगी, इसलिए कंपनी का नाम उसके टॉप पे होगा। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनीज का होता है, इसलिए आप देखते होगे कि इनमें सैलरी कभी भी जो है डिले नहीं होता, टाइम पे सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं और उनको भी पता है कि अगर मैं रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी कंपनी बंद होने के चांसेस होते हैं। तो इसी के साथ आपका ये भी पॉइंट्स क्लियर हुआ कि फॉरेन कंपनीज क्या होते हैं। ये सारे नोटिस वगैरह जो है ये मेंशन है। कह रहे डिवेंचर एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड बुक ऑफ अकाउंट एंड इंस्पेक्शन, तो यानी कि
ये सारी चीज़ें कंपनीज़ के रिगार्डिंग है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये चार्टेड है, चैप्टर्स वगैरह 6 अप्लाई नेचुरल एंड प्रोविजन ऑफ चैप्टर दिस। हाँ, फ़ी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसको ही बारे में बात कर लेते हैं कि देयर शैल बी पेड टू रजिस्ट्रार एंड रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ चैप्टर रजिस्टर्ड हिम, फी एंड मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये आपका फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग है। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, इंटरप्रिटेशन। नहीं, इसमें आप और चीज़ें नहीं जोड़ सकते। हाँ, पनिशमेंट की बात करें इसमें, बाकी के ऊपर वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पनिशमेंट की बात कर लेते हैं फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग। ये फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंस या प्रोविज़न ऑफ सच अ चैप्टर ये ना, हाँ ठीक है, कंपनी शैल पनिशेबल फाइन लेस देन 1 लाख रुपी बट विच मे बी एक्सटेंड 3 लाख रुपी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अगर आप बार बार ऑफेंस करते हैं तो वो 3 लाख तक पहुंच जाती है। एन एडिशनल फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू 50,000 एंड दिस एवरी डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू एवरी ऑफिसर ऑफ फॉरेन कंपनी who is default shall be punishable and with impression of lakh fine। एंड एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया जैसे गिलेटी लिमिटेड इंडिया एंड नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इन सब पे फाइन लगा हुआ है, अगर आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आ रखा है ये। तो इस चीज़ के बारे में अभी नेक्स्ट आपका जो है, और आपने ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो है इलीगल वाला पढ़ सकते हैं, वो जो है आपका और आप क्या पढ़ सकते हैं, मैं निकाल देता हूँ 1 मिनट। चलिए मैं ये भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा वो नहीं है। लिखा है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर्मेशन कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, यानी एनपीओ की बात कर रहा है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 डील द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द परमिशन चैरिटेबल कंपनी, और ये कंपनी अपने पीछे कोई भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि चैरिटेबल है, इनका काम सोशल वेलफेयर करना है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग काम करेंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमें जो है देख सकते। इसमें क्या रहा है, लाइसेंस ग्रांट विद द कंडीशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ग्रांट लाइसेंस एसोसिएशन ऑफ द पीपल ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई दिस सच। पहला, ही इज़ ऑब्जेक्ट टू प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, जैसे आर्ट साइंस स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च सोशल वेलफेयर रिलीजन चैरिटी प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट या एनी सच ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इनके रिगार्डिंग अगर वो काम कर रहे हैं तभी उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और उनका जो है इंटेंड टू इट्स प्रॉफिट इफ़ एनी इनकम प्रमोटिंग टू ऑब्जेक्ट। दूसरा, उनका जो है प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद कह रहा है इंटेंड टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, यानी इनके मेंबर को कोई डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट के पर्पज से तो है ही नहीं, तो इनको डिविडेंड कहाँ से देंगे हम। तो इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप इनको कोई डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं कराओगे, क्योंकि ये तो आपका एनजीओ कंपनी है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि, और इसमें यानी कि आप देख लो कि इसके रूल रेगुलेशंस कितने जो हैं सख्त हैं, और आप उनको पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है। उसके बाद और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, ये तो आपका लिमिटेड हो गया, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, और क्या है इसमें हम पढ़ने वाली चीज़ें, प्रोवाइड भी हो गया। ये सारी चीज़ें एक बार आप रीड आउट कर लेना, इसमें लिखा हुआ है वही पूरी चीज़ें कि अगर इसमें भी डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होगा। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, आपको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बुक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अदरवाइज़ आप इसको रीड आउट कर सकते हो, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। उसके बाद एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, एनपीओ के एग्ज़ाम्पल क्या है, एक तो शिक्षा है, ये भी एनजीओ है।
फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स FCCI, ये भी आपका है। और निधि कंपनी, अब ये निधि कंपनी क्या है? निधि कंपनी के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि निधि मीन्स कंपनी विच बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग द अमंग इट्स मेंबर एंड रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लैंडिंग टू मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। यस, तो ये जो निधि कंपनी है इनका काम क्या है कि ये लोगों यानी अपने मेंबर्स से जो है सेविंग जो है प्रॉपरली एक हैबिचुअली करवाना, ठीक है ना, ताकि लोग सेविंग कर सके और जब उनको बेनिफिट्स के रिगार्डिंग चाहिए होगा वो हम उसको पे कर दें। तो कह रहा है एंड विच कंपेल विद द रूल्स एज आर प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सच अ क्लास ऑफ द कंपनी। निधि कंपनी हैव डिफरेंट नेम, जैसे परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड एंड म्यूचुअल बेनिफिट फंड एंड म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। Nidhi are most popular in South India. Localized office institution. Nidhi are not a much where computerized banking sector. It's come under the NBFC या RBI empower and issue direction of the relating to deposit accepting etc. सीधी सी बात है, अगर डायरेक्टिंग और पैसों को जमा कर रही है और उसे दे रही है तो कहीं ना कहीं वो RBI के गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि निधि क्या है। निधि एक ऐसा है जिसमें क्या है, लोगों को जो है एक तरीके से सेविंग के लिए प्रमोट करना और उनको जो है एज अ म्यूचुअल बेनिफिट देना एक टाइम के बाद। और ये म्यूचुअली फंड है, आपने देखा होगा, इसमें पैसा जो है लोगों के सेव किए जाते हैं और एक टाइम के बाद जो है उनको एज अ म्यूचुअल रिटर्न दिया जाता है, चाहे वो 5 साल हो या 10 साल के बाद हो। इसलिए कहते हैं अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट ना करो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, वो सही रहेगा। और अब आ जाता है आपका इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो कि नॉर्मली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं होते, वो सारे इलीगल एसोसिएशन कहा जाता है उन सबको। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन सच अ मेंबर पर्सन मे बी प्रेस्क्राइब एंड फॉर्म द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस दैट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गेन एंड पार्टनरशिप इंडिविजुअल मेंबर एंड दिस फॉर्म कंपनी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका और क्या चीज़ है जो मुझे बताना, बस इतना ही है इसमें। वाह जी वाह भाई, इलीगल समझ में आया। इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल एसोसिएशन का मतलब है जो कि रूल रेगुलेशन नहीं मानते। जैसे अब मैंने कहा पर्सन कितने होने चाहिए, अगर मैं कहूँ पार्टनरशिप में पर्सन कितने होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, आप उतना ना रख के उससे ज़्यादा रख रहे हो या उससे कम रख रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को जो है हम इसमें क्या रखेंगे, इलीगल एसोसिएशन में रखेंगे, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अप्लाई नहीं होंगी, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो बिजनेस कैरी कर सकते हैं, वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। या एसोसिएशन पार्टनरशिप फॉर्म बाय प्रोफेशनल हु गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। अगर कोई प्रोफेशनल एज अ काम कर रहे हैं कोई फर्म में, तो वो भी जो है एज स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें नहीं आएंगे। बाकी सारे जिन्होंने रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा रखा है, जितने की रखने चाहिए थे उससे ज़्यादा रखा है, वो सारे जो है इलीगल एसोसिएशन के अंदर आएंगे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ और इसी के साथ आपका चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट है। इसको मैंने पूरा एक ही वीडियो में जो है बना दिया है। अब यूनिट 1 आपका ख़त्म हो गया, अब यूनिट आपका सेकंड शुरू होता है, जिसमें प्रमोशन, प्रमोटर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपनी के रिगार्डिंग बात है। और धीरे धीरे ये आपको वीडियो मिलती रहेगी और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपके एग्ज़ाम को आप जब जाएं तो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं, ताकि आपको कोई चीज़ दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्रॉमिस करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे जो है इतना तो एक्सपेक्टेशन रखना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, यूनिट सेकंड जो आपकी स्क्रीन पर ही है। तो थैंक यू।